हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आए हैं। साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हाई लिखकर भेजें ताकि आपको व्हाट्सएप पर हमारी हर क्लास की लिंक मिल जाती है, पीडीएफ की लिंक मिल जाएंगी। और हाँ, हमारे सारे पीडीएफ साथियों जीके और साइंस के, जी हाँ, पुलिस कांस्टेबल के लिए एक पैकेज हम लेकर आए हैं जो कि केवल और केवल आपके लिए 99 रुपए में पूरे पीडीएफ साथियों मिलेंगे। ठीक है, जिसमें व्यापम के पूरे पुराने प्रश्न भी आपके लिए रहेंगे, साइंस और जीके के, और एनसीआर के आधारित संभावित प्रश्न भी इसमें रहेंगे। ओके, पूरे पीडीएफ हमारे ऐप पर आपको मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपको, लेकिन लास्ट में ये जरूर कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर साथियों क्या रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपका अगर अच्छा स्कोर नहीं रहेगा तो पेपर में तो साथियों पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी आप अपनी तैयारी पहचानें और तैयारी को मजबूत करें। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से साथियों बनी होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखना कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार हर एक वस्तु जो है ना, ये 5 मूल तत्वों से बनी होती है। कितने साथियों? 5 मूल तत्वों से बनी होती है। अगर आपने शक्तिमान देखा होगा ना, तो देखा होगा ये कि शक्तिमान की जो है पीठ पर 5 चक्र आते थे। कौन कौन से भैया? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है भाई, ये 5 महा भूत माने गए, या फिर ये 5 साथियों क्या है, 5 जो है मूल माने गए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है। आपको एक चीज बता देता हूं कि अब जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल में आपके 2 या 3 प्रश्न आएंगे एमपी जीके के, केवल और केवल। ठीक है, बाकी पूरा आपका स्टैटिक जीके आएगा। ओके, तो उसी आधार पर हमने ये पूरे पेपर आपके लिए तैयार किए हैं, प्रैक्टिस सेट। तो आप हमेशा याद रखना, ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है साथियों, ये कौन सा है? तो आप हमेशा याद रखना कि सिन्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है। इसके अलावा बात आती है भाई, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहां पर है? ये सब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भाई आपकी तैयारी कैसे, मुझे ये देखना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है साथियों? ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये भी कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा ये भी बता देना कि भाई इनकी स्थापना कब कब हुई है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की क्या विशेषताएं हैं, बांधवगढ़ की क्या विशेषताएं, वन विहार की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, जितना पता है उतना आप जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अकबर के काल में साथियों मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे। भाई तो आप हमेशा याद रखना कि अकबर के शासनकाल की बात हो रही है, और अकबर के शासनकाल में साथियों वित्त मंत्री जो है राजा टोडर मल हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे भाई? राजा टोडर मल जो है वित्त मंत्रालय का कार्यभार इनको भाई सौंपा गया था अकबर के शासनकाल में। अब प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ चलते थे कि प्रश्न क्रमांक 4 है कि हौलो घाटी, जी हाँ, हौलो घाटी कौन से राष्ट्रीय उद्यान का भाग है जो कि मध्य प्रदेश में है? या फिर आपसे पूछ ले कि हौलो घाटी निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है, तो हौलो घाटी साथियों मध्य प्रदेश में है। अब कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? तो आप हमेशा याद रखना ये साथियों हमारी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। काफी सारे लोगों ने, जैसे मैंने पिछले प्रश्न में पूछा था, तो कान्हा का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको क्या क्या पता है, आप कमेंट करके बताएं। तो ढेर सारे लोगों ने कमेंट भी किया होगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक चीज मैं बता देता हूँ, बाकी आपने कमेंट किया और मैं आगे बताऊंगा कि भाई मध्य प्रदेश का क्या है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले क्या है भाई मध्य प्रदेश में? प्रोजेक्ट टाइगर। भाई यहाँ पर यहीं पर क्या है भाई शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आप हमेशा याद रखना कि जो युवा बंगाल आंदोलन है ना, युवा बंगाल आंदोलन जो है ये हेनरी विवियन डिरोजियो ने साथियों क्या है शुरू किया था। किसने भाई? हेनरी विवियन डिरोजियो ने साथियों युवा बंगाल आंदोलन को जो है शुरू किया था। इतना आप याद रखिएगा। क्लियर है? अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं कि भाई ये कब, देखिए ये बात तो कंफर्म हो गई कि विवियन किसने भाई डिरोजियो ने शुरू किया। ठीक है साथियों, लेकिन कब? 1828 में साथियों बंगाल में ये चलाया गया था युवा बंगाल आंदोलन। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण का दूसरा नाम साथियों निम्नलिखित में से क्या है? बस मतलब देखिए प्रश्न को कैसे पूछा, अरे आप सोचोगे अरे स्वर्ण, अरे साथियों प्रश्न को थोड़ा सा बस डाइवर्ट कर दिया है। ठीक है, वरना आप कहता कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को स्वर्ण के नाम से भाई जाना जाता है, स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है, ऐसे आपसे पूछता, लेकिन उसने बस इतना लिखा स्वर्ण का दूसरा नाम। तो साथियों स्वर्ण नदी को क्या है साथियों? स्वर्ण नदी को जो है स्वर्ण नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न क्रमांक 7 है आपकी स्क्रीन पर कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव
किसके द्वारा साथियों किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखना कि लोकसभा अध्यक्ष के अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साथियों लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा जो है किया जाता है, इतना आप याद रखना, ठीक है। विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका बन जाता है कि खजुराहो स्मारक समूह को यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है, बताइएगा। तो आप हमेशा याद रखना कि भाई खजुराहो स्मारक समूह को यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है भाई विश्व संपदा स्थल। क्या साथियों? विश्व संपदा स्थल, इतना आप याद रखना। कब घोषित किया गया? तो आप याद रखना भाई वर्ष 1986 में। कब भाई? वर्ष 1986 में जो है इसको शामिल किया गया। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की कौन सी संरचना का प्रावधान साथियों किया गया है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में साथियों शासन की संघीय संरचना का जो है प्रावधान किया गया। कैसी भाई? शासन की संघीय संरचना का प्रावधान किया गया, इतना आप हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न के प्रश्न है कि ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया है ना, वो कौन सा नमूना है? मतलब ताजमहल को बनाया गया, लेकिन भाई किस इमारत को देख करके ताजमहल को बनाया गया भाई? तो आप हमेशा याद रखना कि ताजमहल को ना साथियों बनाया गया है मांडू के होशंग साहब मकबरे को देखकर, ठीक है भाई। होशंग साहब मकबरे को नमूने के तौर पर मानकर भाई क्या है ताजमहल को बनाया गया है, ठीक है। तो होशंग शाह का जो मकबरा है ना भाई, ये संगमरमर से बना हुआ, संगमरमर से बना हुआ भाई क्या है पहला इमारत है, ठीक है। संगमरमर से बनी हुई पहली इमारत है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 के बाद साथियों आपका प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो मानव द्वारा साथियों क्या है खोजा गया पहला ग्रह है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखना ऐसा ग्रह जो मानव द्वारा खोजा गया पहला ग्रह है, ठीक है। ऐसा ग्रह जो मानव द्वारा खोजा गया पहला ग्रह है यह है साथियों हमारा यूरेनस। कौन सा है? यूरेनस है, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में भाई पेड़ लगाए गए? तो आप याद रखना कि नर्मदा सेवा यात्रा के तहत साथियों कुल 16 जिलों में जो है पेड़ लगाए गए थे, ठीक है। और ये जो नर्मदा सेवा यात्रा है ना भाई, ये कब 2016 में साथियों क्या है 2016 से स्टार्ट हुई थी। कब से साथियों? 2016 से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम है जो भारत में नहीं होता? कोयल नदी, शांख, ब्रह्मपुत्र या ब्राह्मणी। तो आप याद रखना कि साथियों भारत से उद्गम नहीं होता किसका? ब्रह्मपुत्र का। किसका भाई? ब्रह्मपुत्र का उद्गम नहीं होता साथियों भारत से, ठीक है। अगला प्रश्न आपका बनता है कि निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर भाई शामिल है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के जो 2 शहर शामिल है ना साथियों, ये देवास और इंदौर हैं। कौन है भाई? देवास और इंदौर हैं, इतना आप याद रखना बहुत अच्छे से। अब चलिए आगे ले चलता हूँ आपको अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? बहुत प्यारा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखना। तो देखिए ये जो पेपर का बिल्कुल लेवल है ना भाई, बिल्कुल कठिन लेवल का है, कठिन स्तर है भैया। जिस तरह के पेपर आजकल आ रहे हैं ना उस लेवल का पेपर है, ठीक है। तो बहुत अच्छा स्कोर अगर आपने इसमें कर लिया ना तो 100% आप अपने एग्जाम में भी स्कोर अच्छा करके आओगे। कमेंट जरूर करना बाद में कि आपका स्कोर जीके में कितना रहा, साइंस में कितना रहा। तो इसका सही जवाब साथियों आपका क्या? मोहिनी अट्टम, ठीक है। कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य साथियों? मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक साथियों निम्नलिखित में से कौन है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? दीनबंधु मित्रा, सुब्रमण्यम भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो याद रखना आनंद मठ के लेखक हैं भाई आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका प्रश्न क्रमांक 17 देखिएगा कि पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी भाई निम्नलिखित में से कौन थे? बताइएगा। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले जो पहले हॉकी खिलाड़ी हैं वो निम्नलिखित में से कौन थे? तो आप हमेशा याद रखना पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले जो पहले हॉकी खिलाड़ी हैं वो हैं साथियों हमारे कौन? बलवीर सिंह सीनियर। कौन है साथियों? बलवीर सिंह सीनियर।
नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न क्रमांक 18 देखिएगा कि गांधी शांति पुरस्कार, ये भाई ये जो वार्षिक पुरस्कार है ना भाई, ये किसको दिया जाता है? गांधी शांति पुरस्कार। तो आप याद रखना कि जो गांधी शांति पुरस्कार है ना भाई, केवल व्यक्तियों को दिया जाता है या फिर व्यक्तियों संस्थाओं को या फिर केवल संस्थाओं को या फिर संस्थाओं के समूह को। तो आप याद रखना कि गांधी शांति पुरस्कार की अगर बात करें, याद रखना कि भाई ये व्यक्तियों को और संस्थाओं को दोनों को दिया जाता है। ठीक है भाई, गांधी शांति पुरस्कार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 19 से देखिएगा भाई कि इनमें से कौन सा भारत का पहला चंद्रमा मिशन था? बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सा भारत का पहला चंद्रमा मिशन था? तो आप याद रखना कि भारत का जो पहला चंद्रमा मिशन है ना भाई, चंद्रयान फर्स्ट था। कौन सा था भाई? चंद्रयान फर्स्ट था। बात आती है भाई कि इसे कब भेजा गया, तो आप याद रखना कि चंद्रयान फर्स्ट जो है ना, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के द्वारा भेजा गया भारत का पहला चंद्र मिशन था। और इस अभियान के अंतर्गत भाई मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को जो है चंद्रमा पर भेजा गया था। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट ऑर्बिटर का मून इम्पैक्ट प्रोब 14 नवंबर 2008 को सतह पर उतरा। भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश भी बना भाई। ठीक है, तो भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना है साथियों? चौथे नंबर का। कब पहुंचा था भाई? कब? 2008 को भाई इसे भेजा गया था। ठीक है, अक्टूबर में, और नवंबर 2008 में भाई ये पहुंच गया था। ठीक है, बस ये याद रखना है, अक्टूबर 2008 में गया, नवंबर 2008 में पहुंच गया। और भाई कौन सा? इसरो ने भेजा था भाई। किसने भाई? इसरो ने। इसरो की स्थापना कब हुई? मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले प्रैक्टिस सेट में, लेकिन अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इसरो की स्थापना कब हुई। ठीक है, आपको याद रहा है या नहीं रहा भाई, या टाइम पास कर रहे हो? प्रश्न है, कौन सा DRDO के द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है भाई? बताइएगा, कौन सा DRDO के द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? त्रिशूल, धनुष, पिनाका या फिर पृथ्वी? तो याद रखना ये है साथियों आपका कौन सा? पिनाका। कौन भाई? पिनाका। ठीक, अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है जो मुख्य रूप से कोशिकाओं से बना हुआ है? आप याद रखना है, ऐसा ऊतक जो मुख्य रूप से भाई कोशिकाओं से बना हुआ है, ये है साथियों हमारा कौन? जाइलम है। ये कौन है भाई? जाइलम है, जो मुख्य रूप से किससे भाई? कोशिकाओं से बना हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न है कि हमारा किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है, ये सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो आप हमेशा याद रखना, यह सुझाव दिया था साथियों हाल्डेन ने। किसने दिया था भाई? हाल्डेन ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो कि मुकुलन के द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो ये है हाइड्रा। कौन होता है भाई? ये हाइड्रा होता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न क्रमांक 24 देखिएगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है? जो पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है, तो आप याद रखना पौधों में होने वाला जो कवक रोग नहीं है साथियों, ये है साइट्रस कैंकर। ठीक है भाई, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि साइट्रस कैंकर जो है ना साथियों, ये पौधों में होता है और ये बैक्टीरिया के कारण साथियों क्या है? ये होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? खट्टे पेड़ों की जीवन शक्ति को ये प्रभावित कर देता है, जिससे पत्तियां और फल समय से पहले भैया क्या गिर जाते हैं। साइट्रस कैंकर। ठीक है भाई, साइट्रस कैंकर के कारण। प्रश्न है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है भाई? श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आप हमेशा याद रखना, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को जो है साथियों ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को भाई किससे संबंधित गंभीर समस्या हो जाती है? तो आप याद रखना, डायलिसिस का यूज साथियों तभी किया जाता है जब किसी भी व्यक्ति को गुर्दों से संबंधित समस्या हो जाती है। कौन सी भाई? गुर्दे से संबंधित समस्या अगर किसी को हो जाए तो डायलिसिस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए
अर्जुन वृक्ष की छाल का यूज किया जाता है भाई। तो आप हमेशा याद रखना कि अर्जुन वृक्ष की छाल का जो यूज है ना, ये भाई हृदय रोग के उपचार के लिए किया जाता है। किसके लिए? हृदय रोग के उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का यूज किया जाता है, इतना आप याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 के बाद अभी प्रश्न क्रमांक 28 के निम्नलिखित में से किसे ऊन या फाइबर के लिए भाई पाला जाता है? तो आप याद रखना कि ऊन या फाइबर के लिए साथियों अल्पाका को पाला जाता है। किसको भाई? अल्पाका को ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसा होता है भाई? उदासीन या फिर अम्लीय या उभयधर्मी या क्षारीय? तो याद रखना एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो रहता है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यह उभयधर्मी होता है। कैसा होता है भाई? यह उभयधर्मी होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसका यूज करके दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बीच में अंतर साथियों हम कर सकते हैं सार्वत्रिक सूचक का यूज करके। ठीक है, किसका? सार्वत्रिक सूचक का यूज करके दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच में अंतर कर सकते हैं। प्रश्न है कि न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को हेलोजनों के साथ रखा गया था। तो आप याद रखना इसका सही जवाब है साथियों आपका विकल्प डी। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि डोवे राइनर ने उत्प्रेरक के रूप में किस पर पहला अवलोकन किया? तो आप याद रखना कि डोवे राइनर ने साथियों उत्प्रेरक के रूप में जो अपना पहला अवलोकन है ना भाई, ये किस पर किया था साथियों? तो प्लेटिनम पर किया था। किस पर किया था? प्लेटिनम पर साथियों किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए प्रश्न है कि अगर आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखना। तो साथियों जल स्तर क्या है? पूर्ववत रहेगा। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में यूज किया जाता है भाई किसका? तो विद्युत तापन उपकरणों में किसमें साथियों? विद्युत तापन उपकरणों में यूज किया जाता है भाई किसका? नाइक्रोम का। किसका यूज किया जाता है भाई? नाइक्रोम का यूज किया जाता है विद्युत तापन उपकरणों में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? तो सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से साथियों प्रभावित करेगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। क्या? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, इतना आप याद रखिएगा। तो हमारे टोटल 35 क्वेश्चन हुए। कितने साथियों? 35। आपका स्कोर क्या रहा 35 में से? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ये हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आपका कंप्लीट किया। इसी तरह से हम टोटल आपको 70 प्रैक्टिस सेट साथियों करवाने का प्रयास करेंगे परीक्षा तक। ठीक है। और आप जीके और साइंस का पूरा पीडीएफ जिसमें एनसीईआरटी आधारित संभावित प्रश्न रहेंगे और व्यापम के पुराने सभी साइंस और जीके एमपीजीके के प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। इस पैकेज में केवल 99 रुपये में हमारे तेज एजुकेशन ऐप पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो तेज एजुकेशन ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें और हमारा तेज एग्जाम चैनल भी साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल साथियों।